पिछले कुछ दिनों से मेरी अपनी ज़िंदगी में अजीब-अजीब चीज़ें होने लगी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया अचानक मेरे मुताबिक काम करने लगी हो। इस हफ्ते ही तीसरी बार ऐसा हुआ था। वेंडिंग मशीन से सामान खरीदो तो उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती। पिछले हफ्ते मेरी ट्रैवल कार्ड में पता नहीं कैसे 20,000 येन अपने आप जुड़ गए। सड़क पार करने निकलो तो हर बार ग्रीन सिग्नल ही मिलता। अगर रास्ते में ब्रेड गिर जाए तो हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की खुद उसे उठाकर मेरे हाथ में दे देती। क्लास में टीचर सवाल पूछें तो जवाब बिना सोचें सीधे दिमाग में आ जाता। यहाँ तक कि कैंटीन का आखिरी राइस बॉल भी हमेशा मेरे लिए बचा रहता। मुझे सच में लगने लगा था कि कोई अनदेखा इंसान मेरी जिंदगी के हर रोड़े को पहले से हटाता जा रहा है। सिर्फ किस्मत ही नहीं बदली थी, लोगों का रवैया भी अजीब हो गया था। स्कूल में कई लोग मुझे ऐसे देखते थे जैसे उन्हें मेरे बारे में कोई ऐसी बात पता हो जो मुझे खुद भी नहीं मालूम। कई बार तो बिना वजह मेरी पीठ पर किसी की नज़र होने का एहसास होता था। ऐसा लगता था जैसे कोई हर पल मुझे देख रहा हो। उसी वक्त मेरी नज़र लिन याओ पर पड़ी। आज उसने नीले रंग के मोजे पहने हुए थे। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखते ही मेरे दिमाग में अजीब अजीब बातें आने लगीं। तभी उसने मन ही मन सोचा कि मैं आज फिर देर से पहुंचा हूं। वो मुझे देखकर बार बार खुश हो रही थी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर लग रहा था कि वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। उसकी निगाहें एक पल के लिए भी मुझसे हट नहीं रही थीं। फिर जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो तुरंत वहां से भाग गई। वहीं दूसरी तरफ स्कूल के गुंडे मेरी ही तरफ आ रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखकर बातें बनाना शुरू कर दिया कि मैं जानबूझकर लिन याओ के पीछे पड़ा हूं, इसलिए वो मुझे सबक सिखाने के इरादे से सीधे मेरे पास आ धमके। उनमें से एक ने मेरी डेस्क पर हाथ मारते हुए मुझे रास्ते से हटने को कहा। मैं मन ही मन सोच रहा था कि पता नहीं ये लोग हर बार मुझे ही क्यों निशाना बनाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। लिन याओ गेट के पास खड़े होकर ये सब देख रही थी। उसने मन ही मन ठान लिया कि आज उन बदमाश लड़कों को सबक सिखाएगी। फिर जैसे ही उस लड़के का हाथ मेरी किताब को छूने वाला था, लिन याओ की आवाज़ गूंज उठी। उसने शांत लहजे में उस लड़के को उसके पिता की कंस्ट्रक्शन कंपनी और लिन ग्रुप से मिलने वाले 50 मिलियन येन के लोन की याद दिलाई। फिर उसने साफ चेतावनी दी कि अगर उसने दोबारा मेरी किताब या मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो 5 मिनट के अंदर लिन ग्रुप की लीगल टीम उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर देगी। उस लड़के के चेहरे का रंग पल भर में उड़ गया। अभी तक जो मुझे धमका रहा था वही अगले ही सेकंड माफी मांगने लगा। वो बार बार कहने लगा कि उससे गलती हो गई और आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। वही अब क्लास खत्म होने के बाद भी वो मेरे सामने झुककर मुझे सम्मान देने लगा और कहने लगा कि मैं बस उसके ऊपर पैर रखकर आगे निकल जाऊं। मैं पूरी तरह हैरान रह गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि स्कूल की गुंडागर्दी का तरीका अचानक इतना अजीब कैसे हो गया। अब इसके बाद लिन याओ मेरे सामने स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि ये आखिरी पैक था और वो चाहती है कि मैं इसे ले लूं। फिर वो जल्दी जल्दी सफाई देने लगी कि उसने ऐसा बिल्कुल नहीं किया कि 3 दिन पहले स्कूल के कैमरे हैक करके मेरा रोज का रास्ता पता लगाया हो और उसी हिसाब से पहले से ये ड्रिंक खरीद कर रखी हो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल तक उसे देखता रह गया। फिर मैंने धीरे से पूछा, लिन याओ, क्या तुमने अभी अभी अपने मन की सारी बातें जोर से बोल दी? एक शाम जब हम साथ में घर जा रहे थे तभी लिन याओ का सामान नीचे गिर गया। सामान उठाते टाइम मेरे हाथ उसकी एक डायरी लग गई। उसमें उसने ना जाने क्या अजीब चीजें लिख रखी थीं। जैसे ही मैंने इस बारे में उससे पूछना चाहा, वो शर्म के मारे लाल हो गई। वैसे मेरा नाम बाई शैंग है। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। जिस दिन लिन याओ ने अपनी अजीब सी आदतों के बारे में खुलकर बताया, उसके बाद तो जैसे उसने किसी भी तरह की झिझक छोड़ दी। अब वो बिना किसी हिचकिचाहट के हर जगह मेरे आसपास दिखाई देने लगी। अब एक दिन जब मैं क्लास में बैठा हुआ था तो एक लड़की मेरे पास मेरी मैथ्स की कॉपी लेकर आई। उसने मेरी तारीफ की और कहा कि इस बार मैंने होमवर्क बहुत अच्छा किया है। फिर वो मुझसे बाकी स्टूडेंट्स की कॉपियां बांटने के लिए हेल्प मांगने लगी। वहीं दूसरी तरफ लिन याओ चुपके से हमें देख रही थी। उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था। उसने हमारी तरफ बड़ी गुस्से वाली नजर से देखा और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाई शैंग के पास आने की। वो लड़की तो इतना सुनते ही डर के मारे वहां से भाग गई और कहा कि कॉपी बांटने का काम वो खुद कर लेगी। तब मैंने लिन याओ की तरफ देखा तो उसने शांत आवाज में कहा कि चलो आज हम साथ में घर चलते हैं। इतना कहकर वो वहां से भाग गई। अब एक दिन मैं चुपचाप स्कूल के ग्राउंड के पास एक बेंच पर बैठा हुआ था। तभी एक लड़की मेरी तरफ आने लगी। उसने अचानक बहाना बनाते हुए कहा कि उसके पैर में काफी दर्द हो रहा है, तो क्या मैं उसे मेडिकल रूम तक ले जा सकता हूँ? इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि अगर मैं उसे थोड़ा कस कर पकड़ूं तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं कुछ करता उससे पहले ही लिन याओ वहां पहुंच गई। अगले ही पल उसने फॉकलिफ्ट से उस लड़की को उठा लिया और कहा कि वो लाइसेंस वाली प्रोफेशनल ड्राइवर है, इसलिए अगर मेडिकल रूम जाना है तो वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पहुंचा देगी। फिर हंसते हुए कहा कि अगर मंजिल बदलनी हो तो शमशान घाट भी ज्यादा दूर नहीं है। वो लड़की तो ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा गई और वहां से भाग गई। मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब आखिर हो क्या रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी इतनी आरामदायक हो गई है कि कई बार मुझे खुद पर शर्म आने लगती है। हर मुश्किल से पहले ही वो रास्ता साफ कर देती है। मुझे लगने लगा था कि मैं मेहनत करने वाला इंसान नहीं बल्कि किसी अमीर घर का दामाद बन गया हूँ जिसकी हर समस्या अपने आप हल हो जाती है। उस दिन की सारी घटनाओं के बाद शाम को लिन याओ ने मुझे अपने घर पढ़ाई करने के लिए बुलाया।
लेकिन दिन में मैंने उसे फॉकलिफ्ट चलाकर अपने कथित दुश्मनों के पीछे दौड़ते देखा था। ऐसी हालत में उसके बुलावे को ठुकराने की हिम्मत मुझ में बिल्कुल नहीं थी। जब मैं उसके घर पहुंचा तो उसने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया और मुझे अपने कमरे में ले गई। अंदर कदम रखते ही मैं कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसके कमरे में हर जगह मेरी फोटो लगी हुई थी, जैसे वो कोई जासूस हो और मुझ पर नजर रख रही हो। तब मुझे एहसास हुआ कि अगर अब मैंने कुछ भी पूछा तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा, इसलिए मैंने चुपचाप उसका हाथ पकड़ लिया। अब अगले दिन मैं उसे एक मूवी दिखाने के लिए लेकर आया, क्योंकि मैं उसे पढ़ाई में हेल्प करने के लिए थैंक्स करना चाहता था। अब हम दोनों चुपचाप मूवी देखने लग गए। लेकिन फिल्म शुरू होते ही लिन याओ ने अचानक एक अजीब सा चश्मा पहन लिया। कुछ ही पल बाद वो पूरी गंभीरता से मेरी तरफ देखने लगी। उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे किसी वैज्ञानिक का कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट चल रहा हो। वो मन ही मन मेरे हार्ट रेट, शरीर का तापमान और चेहरे के हर छोटे बदलाव को नोट करने लगी। उसने सोचा कि शायद मेरी धड़कनें इसलिए तेज हैं क्योंकि वो मेरे बगल में बैठी हुई थी। उसकी नज़र फिल्म पर नहीं बल्कि पूरे टाइम मुझ पर ही थी। मैं आखिर खुद को रोक नहीं पाया और उससे कह दिया कि फिल्म सामने बड़े पर्दे पर चल रही है, लेकिन पिछले 1 घंटे से उसकी नज़र सिर्फ मुझ पर टिकी हुई है। क्या उसे ज़रा भी थकान नहीं हो रही? मेरी बात सुनकर लिन याओ ने बिना झिझक जवाब दिया कि उसके लिए फिल्म से कहीं ज़्यादा दिलचस्प मैं हूँ। उसने कहा कि उस खास नाइट विजन मोड में मेरा तेज़ धड़कता दिल, शर्म से बढ़ा हुआ शरीर का तापमान और मेरे हर छोटे रिएक्शन को देखना किसी भी हॉलीवुड फिल्म से ज़्यादा रोमांचक है। इतना ही नहीं, उसने ये भी बता दिया कि वो ये सब रिकॉर्ड भी कर चुकी है और बाद में घर जाकर उसे 100 बार देखने वाली है। उसकी बातें सुनकर मैं पूरी तरह निरुत्तर हो गया। अब मुझे पछतावा होने लगा कि काश मैं उसे फिल्म दिखाने की जगह किसी एस्केप रूम में ले गया होता। कम से कम वहां मुझे पूरी फिल्म के दौरान कोई नाइट विजन डिवाइस पहनकर घूरता तो नहीं रहता। फिल्म खत्म होने के बाद हम दोनों एक गेम सेंटर पहुंचे। वहां एक कैट डॉल देखकर मैं उसे जीतने की कोशिश करने लगा, लेकिन लगातार कई बार कोशिश करने के बाद भी मैं उसे बाहर नहीं निकाल सका। आखिरकार मैंने झुंझलाकर मशीन को ही दोष देना शुरू कर दिया और बोला कि ये सब आर्केड वालों की कोई चाल है जिससे हमें वो लूट सके। तब अगले ही पल लिन याओ ने अपने सेक्रेटरी को फोन मिलाया और बेहद शांत आवाज में कहा कि 3 मिनट के अंदर पूरी आर्केड खरीद ली जाए। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, दुकान का मालिक खुद हमारे सामने आ गया और बोला कि अब ये पूरी दुकान उन्हीं की है। अगर उन्हें वो डॉल चाहिए तो मशीन तोड़कर भी उनके घर पहुंचा दी जाएगी। मैंने तुरंत उसे रोकते हुए कहा कि क्लॉ मशीन का मजा इसी बात में होता है कि पता नहीं अगली कोशिश सफल होगी या नहीं। अगर हर बार मशीन ही खरीद ली जाए तो गेम खेलने का मतलब ही खत्म हो जाएगा और इससे मुझे गेम खेलने का एक्सपीरियंस भी नहीं मिलेगा। अब इसके बाद मैं अभी आर्केड से बाहर ही निकला ही था कि कुछ बदमाशों ने मेरा रास्ता रोक लिया। उनमें से एक ने मुझे घूरते हुए कहा कि अगर चैन से घर जाना है तो चुपचाप कुछ पैसे निकाल दूं, वरना आज मुझे घसीटते हुए यहाँ से बाहर ले जाया जाएगा। मैं चुपचाप उन्हें पैसे देने लगा, लेकिन तभी आसमान में काफी सारे हाईटेक ड्रोन्स दिखाई देने लगे। ड्रोन्स ने उन बदमाशों को निशाना बना लिया था। तभी पीछे से लिन याओ आए और बेहद ठंडे लहजे में कहना शुरू किया कि बाई शैंग से जबरन पैसे वसूलने की कोशिश करना कानून की नज़रों में संगीन अपराध है। फिर उसने अपने ड्रोन्स को आदेश दिया कि बिना किसी को चोट पहुंचाए इनको शॉक ट्रीटमेंट दिया जाए। ये सब देखकर उन बदमाशों के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ही सेकंड में वे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। वे बार बार कह रहे थे कि वे तो बस मेरे साथ मजाक कर रहे थे और मुझे मजबूत बनाना चाहते थे। मैं सामने खड़ा ये पूरा नज़ारा देखता रह गया और उससे कहने लगा कि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब उस दिन के बाद अचानक बारिश होने की वजह से मैं पूरी तरह भीग गया था और अगले दिन तेज़ बुखार के साथ बिस्तर पकड़ लिया था। डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी, इसलिए मुझे स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ी। लेकिन असली मुसीबत मेरी तबीयत नहीं थी। मेरी छोटी बहन तांग तांग मुझसे लिपट कर सो रही थी। उसने बताया कि वो 2 घंटे से मेरे लिए दलिया बना रही थी। इतना ही नहीं, उसने सेब को खरगोश की शक्ल में काटकर प्लेट में सजाया था। फिर उसने मजाक में कहा कि अगर मैंने जल्दी से दवा और नाश्ता नहीं किया तो वो मुझे अपने हाथों से नहीं, सीधे मुंह से खिलाएगी। मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया और उसे तुरंत दूर रहने को कहा। तभी डोरबेल बज उठी। तांग तांग ने गुस्से से कहा कि ये कोई पड़ोसी या डिलीवरी वाला नहीं है, बल्कि कोई घुसपैठिया है जो हमें डिस्टर्ब करना चाहता है। लेकिन जब उसने दरवाज़ा खोला तो सामने लिन याओ खड़ी थी। उसने बड़े आराम से कहा कि वो मेरी क्लासमेट है। उसे पता चला कि मैं बीमार हूँ, इसलिए वो खुद खाना बनाने और मेरी देखभाल करने आई है। तांग तांग ने तुरंत उसका रास्ता रोक लिया और साफ कह दिया कि मेरे लिए वही काफ़ी है, इसलिए लिन याओ वापस चली जाए। लेकिन लिन याओ भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। उसने पूरी गंभीरता से बताया कि वो मेरे लिए डीएनए के हिसाब से चुनी गई फीवर मेडिसिन और हेल्थ मॉनिटरिंग डिवाइस लेकर आई है। फिर उसने तांग तांग से पूछा कि क्या उसके बनाए दलिये में व्हाइट ब्लड सेल काउंट जांचने की सुविधा भी है। तांग तांग ने तुरंत जवाब दिया कि उसके दलिये में उसका प्यार मिला हुआ है। फिर उसने पलट कर पूछा कि क्या उन मशीनों में भी ऐसा प्यार है। लिन याओ बिना एक पल रुके मुस्कुराई और बोली कि हाँ, उसके हर छोटे से स्क्रू में भी उसका प्यार भरा हुआ है। उसने फिर इतना कहा कि अब वो मेरी देखभाल करेगी और फिर वो अंदर आ गई। तांग तांग बेचारी चुपचाप वही खड़ी रह गई। इधर मैं अपने कमरे में लेटा ये सब सुन रहा था। बाहर दोनों की बहस इतनी तेज हो गई थी कि मुझे सचमुच लगने लगा था जैसे मेरे घर के बाहर कोई विश्व युद्ध छिड़ गया हो।
आखिरकार दोनों ने अपना अपना खाना मेरे सामने रख दिया। एक तरफ तांग तांग का प्यार से बनाया हुआ दलिया था, तो दूसरी तरफ लिन याओ की पूरी तैयारी। दोनों एक साथ चाहती थीं कि मैं सबसे पहले उन्हीं की चीज खाऊं। मैं उनकी बहस से इतना परेशान हो गया कि मजाक में कह दिया, अगर यही चलता रहा तो मैं दवा छोड़कर बुखार ही झेलना पसंद करूंगा। तांग तांग तुरंत मेरे पास आकर रोने लग गई। उसने मासूमियत से कहा कि मैं बचपन से सिर्फ उसी का बड़ा भाई हूं, कोई बाहरी इंसान आकर उसे मुझसे छीन नहीं सकता। दोनों मुझे एक रस्सी की तरह खींच रही थी। फिर लिन याओ ने जवाब दिया कि उसने तो मेरे साथ आने वाले हर दिन की पूरी योजना पहले ही बना रखी है। उसकी प्लानिंग बुक में हमारी सुबह से लेकर भविष्य तक की सारी बातें लिखी हुई हैं। यहाँ तक कि उसने मेरे मरने के बाद की भी प्लानिंग कर रखी थी। तांग तांग उसकी बात सुनकर चौंक गई। तांग तांग ने हैरानी से पूछा कि वो मरने के बाद क्या करने वाली है। तब लिन याओ ने कहा कि वो भी मेरे साथ ही मरने वाली है और साथ ही दफन भी होगी। मैं ये सुनकर तुरंत बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा कि मेरी जिंदगी की प्लानिंग करना ठीक है, लेकिन मेरी अंतिम विदाई तक की बात करना कुछ ज्यादा नहीं हो गया। अब कुछ देर बाद दोनों शांत हो गई। तब तांग तांग ने मौका मिलते ही उसकी तरफ देखकर कहा कि तुम यहाँ काफी देर से रुकी हुई हो, अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। वैसे भी अगर मेरे भाई को तुम्हारी जरूरत होती तो मैं खुद उसे रुकने के लिए कहता, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इसलिए सबसे ज्यादा अहमियत आज भी उसी की है। लिन याओ ने बिना कुछ कहे अपना मोबाइल निकाला और मुझे भेजा हुआ एक पुराना मैसेज तांग तांग को दिखा दिया। उसमें मैंने लिखा था कि आज उसके साथ फिल्म देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उसने मुस्कुराकर कहा कि उस दिन फिल्म देखने के लिए मैं ही उसे बुलाकर ले गया था। तांग तांग ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और मासूमियत से पूछा कि क्या मैं सच में लिन याओ के साथ डेट पर गया था। मैंने तुरंत सफाई दी कि वो सिर्फ एक साथ फिल्म देखना था, डेट नहीं। लेकिन तांग तांग की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुखी होकर कहा कि उसे लगा था उसका बड़ा भाई हमेशा सबसे पहले उसी के बारे में सोचेगा। मैंने तुरंत उसके सिर पर हाथ रखा और उसे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं बदला है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि अब मुझे उसकी जरूरत नहीं है। तभी लिन याओ भी खड़ी हो गई और तांग तांग के सिर पर हाथ फेरने लगी। ये देखकर मैं सोचने लगा कि अगर कोई 1 महीने पहले मुझसे कहता कि सड़क पर गिरा हुआ ब्रेड उठाने वाली वही लड़की एक दिन मेरे घर आकर मेरी देखभाल करेगी, मेरी बहन से पूरे दिन मेरी सेवा करने का अधिकार छीनने की बहस करेगी, तो मैं उसे बिल्कुल पागल समझता। लेकिन यही सब धीरे धीरे सच हो रहा था। उस दिन शाम तक लिन याओ और तांग तांग मेरे घर के लिविंग रूम में मेरी देखभाल करने के अधिकार के लिए बहस करती रहीं। आखिर में जब लिन याओ जाने लगी तो उसने तांग तांग के सिर पर बहुत प्यार से हाथ फेरा। उसी पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि दुनिया की सबसे अजीब हरकतें करने वाली यही लड़की शायद सबसे ज्यादा सच्चे दिल से मेरी परवाह भी करती है। उस दिन के बाद मैंने एक फैसला कर लिया। मुझे लगा कि अब समय आ गया है कि मैं भी अपने दिल की बात साफ साफ कह दूं। तभी मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी। वो काफी आत्मविश्वास के साथ अपने हाथ में लव लेटर पकड़े हुआ था। मैं उसे देखकर समझ गया कि लिन याओ पक्का उसे रिजेक्ट कर देगी। तभी सामने से लिन याओ आने लगी। उसने मुस्कुराते हुए उसे लव लेटर थमा दिया। उसने पूरे जोश से अपने प्यार का इजहार किया और कहा कि पहली नजर में ही उसे लिन याओ से प्यार हो गया था। अब वो चाहता था कि लिन याओ उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। लेकिन अगले ही पल लिन याओ ने बिना 1 सेकंड गंवाए उसे सीधा मना कर दिया। सिर्फ मना ही नहीं किया, उसने अपने बैग से एक मोटी सी किताब निकाली और उस लड़के के हाथ में पकड़ा दी। फिर बिल्कुल गंभीर चेहरे के साथ बोली कि उस किताब में मेरे और उसके बीच के 10,000 अंतर लिखे हुए हैं। जीन से लेकर नाखूनों की बनावट और पर्सनैलिटी तक हर चीज में मैं उससे बेहतर हूँ। उसने उस लड़के से कहा कि पहले पूरी किताब पढ़कर आए, फिर दोबारा उसके सामने आने की कोशिश करे। और हाँ, मुझसे जितना दूर रहेगा उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। लिन याओ ने तो मन ही मन मुझे अपना हस्बैंड बना लिया था। बेचारा लड़का उस भारी भरकम किताब को लेकर वहां से रोते हुए भाग गया। उधर मैं भी खड़ा सोच रहा था कि आखिर इतनी मोटी किताब उसने लिखी कब थी। सच कहूं तो उसकी बात सुनकर मुझे खुशी भी हुई, लेकिन उसके प्यार करने का तरीका हर बार मुझे हैरान कर देता था। अब आखिरकार उसे प्रपोज करने की मेरी बारी थी। मैं चुपचाप छत पर उसका इंतजार करने लगा। तभी लिन याओ भी वहां पर पहुंच गई। मैंने गहरी सांस ली और लिन याओ के सामने जाकर खड़ा हो गया। फिर उससे कहा कि जब भी मैं किसी मुसीबत में फंसा, वो सबसे पहले मेरे सामने खड़ी मिली। मुझे जो भी चाहिए होता वो किसी न किसी तरीके से पूरा कर देती। मुझे पता है कि उसकी आदतें नॉर्मल नहीं हैं। कई बार वो ऐसी हरकतें भी कर देती हैं जिन्हें देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन इन सब के बावजूद उसने मुझे हमेशा सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कराया है। मेरी बातें सुनते सुनते लिन याओ की आंखें भर आईं। वो घबराकर बोली कि क्या आखिरकार मैं उसकी इन अजीब आदतों से तंग आ चुका हूँ? क्या मैं अब उससे हमेशा के लिए दूरी बनाने वाला हूँ? क्या मुझे लगता है कि उसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में होना चाहिए? मैंने मुस्कुराकर सिर हिलाया और कहा, बेवकूफ, मैं तो बस तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहता था। फिर मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि अगर कोई हमेशा मेरी इतनी परवाह करता है तो उसे मेरी जिंदगी में एक सही पहचान मिलनी चाहिए। इसलिए मैंने उससे पूछा कि क्या वो मेरी ऑफिशियल गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। मेरी बात पूरी होते ही लिन याओ की आंखें फैल गईं। अगले ही सेकंड उसका पूरा मुंह एकदम लाल हो गया और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं घबरा गया। मैंने उसे हिलाकर आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैं मन ही मन सोच रहा था कि भला ऐसा कौन सा रोमांटिक कन्फेशन होता है
जिसमें लड़की खुशी के मारे ही बेहोश हो जाए। अब इसके बाद मैंने सोचा कि आज मैंने अपनी स्कूल की सबसे सुंदर लड़की से अपने प्यार का इजहार कर दिया है, लेकिन वो तो खुशी के मारे बेहोश हो चुकी है। लेकिन मुझे पता है कि असली मुसीबत तो अभी शुरू होने वाली है। फिर जब लिन याओ को होश आया तो उसने सबसे पहले मेरी तरफ देखा। कुछ पल तक वो बिल्कुल चुप रही, फिर अचानक उसके चेहरे पर ऐसी खुशी छा गई जैसे उसकी दुनिया की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो गई हो। वो उत्साह में बोलने लगी कि क्या ये सब सच है, क्या मैंने सच में उसे प्रपोज किया था। अगले ही पल उसने खुद ही फैसला सुना दिया कि अब हम दोनों मैरिड कपल हैं। मैंने तुरंत उसे रोका और समझाया कि मैंने सिर्फ उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने के लिए कहा था, शादी की बात तो कहीं हुई ही नहीं। लेकिन लिन याओ मेरी बात सुन ही नहीं रही थी। वो अपनी ही दुनिया में खो चुकी थी। उसने तुरंत एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस और स्पेशल लेबल निकालकर मेरे कपड़ों पर लगा दिया। फिर बड़े गर्व से बोली कि अब पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि मैं सिर्फ उसी का हूं। मैं उसकी हरकतें देखकर हैरान रह गया। लेकिन सच कहूं तो किसी का इस तरह बिना किसी स्वार्थ के मुझसे इतना प्यार करना, ये एहसास भी बुरा नहीं लग रहा था। उसी खुशी में उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अब रात से हमारा 20 घंटे वाला साथ रहने का ऑब्जर्वेशन प्लान शुरू होगा। मैं तुरंत घबराकर वहां से भागने लगा और पूछा, रुको एक मिनट, मैंने साथ रहने के लिए हाँ कब की? मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अगले दिन सुबह मेरी आंख खुली। तब मैं सोचने लगा कि कल मैंने स्कूल की सबसे सुंदर लड़की को प्रपोज किया था और वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ रहने के लिए घर ले आई। फिर मुझे अपने ऊपर किसी भारी चीज का वजन महसूस हुआ। मैंने देखा कि लिन याओ मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसने मुस्कुराकर मुझे मास्टर कहकर गुड मॉर्निंग कहा और बताया कि सुबह के ठीक 6:03 हो चुके हैं। फिर उसने बड़े गर्व से कहा कि आज से वो मेरी पर्सनल मेड बनकर मेरी सेवा करेगी। मैं पूरी तरह घबरा गया। मैंने उससे पूछा कि वो मेरे कमरे में क्या कर रही है और ये मेड कॉस्ट्यूम पहनने की क्या जरूरत थी। लिन याओ ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में जवाब दिया कि पिछली रात मैंने उसे अपने साथ रहने की अनुमति दी थी, इसलिए वो अपना सामान लेकर आ गई। फिर उसने बताया कि ये ड्रेस उसने खास मेरे लिए तैयार की है ताकि मेरी सुबह सबसे अच्छी हो। उसे देखकर मेरा दिल इतनी तेज धड़कने लगा कि मुझे खुद अपनी सांसें सुनाई देने लगी। तब लिन याओ कहने लगी कि उसे देखकर मेरी धड़कन तेज हो रही है और फिर मन ही मन मेरी धड़कनों का मतलब अपने तरीके से निकालने लगी। मैंने तुरंत उसे नीचे उतरने के लिए कहा। वो मेरे ऊपर इस तरह झुकी हुई थी कि मुझे सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। मैंने घबरा कर कहा कि अगर वो और देर तक ऐसे ही रही तो मेरा दम घुट जाएगा। मेरी बात सुनते ही उसने फौरन जी मास्टर कहा और नीचे उतर गई। फिर मुस्कुराकर बोली कि नाश्ता तैयार है और अब मुझे डाइनिंग टेबल पर चलना चाहिए। मैंने सोचा था कि उसने शायद हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट बनाया होगा, लेकिन जैसे ही डाइनिंग टेबल पर पहुंचा मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। पूरा टेबल तरह तरह के खाने से भरा हुआ था। इतना खाना देखकर लग रहा था जैसे 50 लोगों की दावत रखी गई हो। फिर मैंने पहला निवाला खाते ही उसकी तारीफ कर दी कि खाना सच में बहुत स्वादिष्ट बना है। मेरे मुंह से ये सुनते ही लिन याओ फिर अपनी कल्पनाओं में खो गई। उसकी नज़र में मेरी तारीफ का मतलब ये था कि मैंने उसे दुनिया की सबसे अच्छी पत्नी मान लिया है। अगले ही पल वो हमारे होने वाले बच्चों के नाम तक सोचने लगी। पहले उसने एक बेटे और एक बेटी के नाम तय किए, फिर खुद ही बोली कि नहीं, जुड़वां बच्चे होंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने तुरंत उसे रोका और कहा कि वो जरा अपनी कल्पनाओं पर थोड़ा ब्रेक लगाए, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि आज का दिन अभी और भी अजीब होने वाला है। शाम होते होते लिन याओ ने बताया कि उसके पिता मुझसे मिलना चाहते हैं। फिर कुछ ही देर बाद मैं शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में उनके सामने बैठा था। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखते हुए पूछा कि क्या मुझे सच में लगता है कि मैं उनकी बेटी के लायक हूँ। उनका सवाल सुनकर मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी लिन याओ बीच में बोल पड़ी। उसने अपने पिता से बेहद शांत आवाज में कहा कि अगर उन्होंने मुझसे गलत लहजे में बात की तो वो 3 सेकंड के अंदर हैकर प्रोग्राम चालू करके लिन ग्रुप के सारे शेयर्स अपने नाम कर लेगी और उन्हें समय से पहले रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर देगी। उसकी बात सुनते ही उसके पिता का पूरा रवैया बदल गया। अभी तक जो मेरी परीक्षा ले रहे थे वही अगले पल मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि वो तो बस मेरा इम्तिहान ले रहे थे। फिर मेरी खूब तारीफ करते हुए बोले कि मैं देखने में भी अच्छा हूँ, स्वभाव भी शांत है, और फिर उन्होंने मुझे पूरे अंक देकर पास कर दिया। घर लौटते समय लिन याओ पूरे रास्ते चुप रही। फिर अचानक उसने धीमी आवाज में कहा कि उसे पता है वो बाकी लोगों जैसी बिल्कुल नहीं है। उसकी हरकतें कई बार हद से ज्यादा अजीब होती हैं। उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का है कि कहीं एक दिन मुझे उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का पछतावा न होने लगे। मैंने उसकी तरफ देखा और बिना किसी झिझक के कहा कि उसे खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए उसने जितना किया है वही अपने आप में किसी भी इंसान के लिए काफी है। हाँ, अगर एक चीज बदल सकती है तो बस सुबह का वो शाही नाश्ता थोड़ा कम कर दे। इतना खाना हर दिन खाना मेरे बस की बात नहीं है। मेरी बात सुनकर लिन याओ हंस पड़ी। यहीं से हमारी रिलेशनशिप की असली शुरुआत हुई। सब कुछ अजीब था, कई बार हद से ज्यादा पागलपन भरा भी, लेकिन सच कहूं तो किसी का इस तरह बिना किसी शर्त के हर पल मेरे साथ खड़े रहना, ये एहसास बुरा बिल्कुल नहीं था। लिन याओ से रिलेशनशिप शुरू होने के बाद मेरी जिंदगी नॉर्मल होने की बजाय और भी ज्यादा अजीब हो गई। तभी एक लंबी छुट्टी आई और उसने कहा कि इस बार वो मुझे और तांग तांग को समुद्र किनारे घुमाने ले जाएगी। उसने बताया कि हम लोग उसके बीच विला में रुकेंगे। वही कार के अंदर दोनों के बीच अभी भी मेरे लिए झगड़ा हो रहा था।
तांग तांग मन ही मन सोचने लगी कि ये लड़की जब मैं बीमार हुआ था तब हमारे घर आई थी और अब ये मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बता रही है। वहीं पर मैंने सोचा था कि लिन याओ बस यूं ही कह रही है कि वो हमें विला लेके जा रही है, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने समुद्र के किनारे एक विशाल विला खड़ा था जिसके साथ प्राइवेट बीच भी था। तांग तांग खुशी से उछलने लगी। वो बार बार मुझे खींचकर समुद्र की तरफ ले जाने लगी। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या सच में ये विला उसी का है। लिन याओ ने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा कि ये तो लिन ग्रुप की सबसे छोटी वेकेशन प्रॉपर्टी है, पूरा बीच भी उसी का है, इसलिए हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही तांग तांग मेरा हाथ पकड़कर मुझे जल्दी से स्विम सूट बदलने के लिए खींचने लगी। कपड़े बदलने के बाद तांग तांग और मैं समुद्र किनारे भागने लगे। ठंडे पानी का मजा लेते हुए उसने मुझे जल्दी से बॉल उसकी तरफ फेंकने को कहा। मैंने जैसे ही बॉल उसकी तरफ उछाली वो उसे लेकर और अंदर की तरफ भाग गई। फिर हम दोनों एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लग गए। तांग तांग हंसते हुए बोली कि मैं उसे पकड़ ही नहीं सकता, आखिर वो स्कूल की स्विमिंग टीम की मेंबर है। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया कि स्विमिंग टीम में होना और वाटर फाइट जीतना दो अलग अलग बातें हैं। इतना कहकर मैंने पानी उछालकर उसे भिगो दिया। तांग तांग ने तुरंत शिकायत की कि मैं उसके साथ चीटिंग कर रहा हूँ। उसी समय लिन याओ भी हमारे पास आ गई। उसने पूरे गंभीर अंदाज में बताया कि उसने सैटेलाइट डेटा की मदद से इस समुद्री इलाके की लहरों का एनालिसिस कर लिया है और हमारे लिए सबसे सुरक्षित 3 जगहें चुन ली हैं जहां आराम से खेला जा सकता है। अब इसके बाद दोनों फिर से मुझे रस्सी की तरह खींचने लग गई। तब तांग तांग ने तुरंत कहा कि वो मेरी सगी बहन है, इसलिए मेरे साथ रहने का सबसे बड़ा हक उसी का है। उसके सामने किसी गर्लफ्रेंड की कोई बराबरी नहीं हो सकती। लिन याओ मुस्कुराई और बोली कि खून का रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन उसका साथ मैंने खुद चुना है, इसलिए उसका रिश्ता भी कम नहीं है। मैं दोनों की बातें सुनकर बीच में फंस गया। एक तरफ मेरी छोटी बहन थी, दूसरी तरफ मेरी गर्लफ्रेंड। उस पल मुझे सच में समझ नहीं आ रहा था कि किसका साथ दूं। थोड़ी देर बाद तांग तांग ने रेत से बनाया हुआ अपना सैंड कासल मुझे दिखाया। मैंने उसकी तारीफ करते हुए कहा कि उसने बिल्कुल अपने स्वभाव जैसा प्यारा किला बनाया है। तभी लिन याओ भी अपना सैंड मॉडल दिखाने लग गई, लेकिन उसने कोई साधारण सैंड कासल नहीं बनाया था। उसने लिन ग्रुप के यूरोप हेडक्वार्टर्स का लगभग असली जैसा मिनिएचर मॉडल तैयार कर दिया था। मैं उसे देखकर दंग रह गया। मैंने हंसते हुए पूछा कि क्या वो सैंड कासल बना रही है या आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट जमा करने आई है। वही तांग तांग उसका कासल देखकर रोने लग गई और कहा कि उसका वाला छोटा है। तब मैंने तुरंत उसके सिर पे हाथ फेरा और कहा कि तुम्हारा वाला काफी अच्छा है, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। वहीं पर लिन याओ ने भी कहा कि मैं तो रात में उसके सिर पे अक्सर हाथ फेरता हूँ। फिर उसने मेरे जैसा दिखने वाला कासल बना दिया। जब मैंने ध्यान से देखा तो मैं उस पर चिल्लाने लगा कि उसने मेरा चेहरा क्यों बनाया है। अब इसके बाद मेरी नजर बारबेक्यू ग्रिल पर गई, लेकिन वो भी कोई साधारण ग्रिल नहीं थी। मैंने हैरानी से पूछा कि क्या उसने यहाँ तक स्मार्ट बारबेक्यू मशीन भी लगवा रखी है। लिन याओ ने मुस्कुराते हुए बताया कि ये लिन ग्रुप की एआई ग्रिल है। ये हर टुकड़े का टेम्परेचर 0.1 डिग्री तक कंट्रोल करती है, ताकि मैं जो भी खाऊं उसका स्वाद बिल्कुल परफेक्ट हो। तभी तांग तांग ने पूछा कि उसका वाला मीट इतना छोटा क्यों है। तब लिन याओ ने बताया कि वो अभी छोटी है, इसलिए बड़ा वाला नहीं दिया। फिर मैंने एक पीस खाया और तुरंत उसकी तारीफ कर दी। सच कहूं तो खाना वाकई कमाल का था। मेरी तारीफ सुनते ही लिन याओ फिर अपनी कल्पनाओं में खो गई। उसके हिसाब से मैंने उसकी कुकिंग की तारीफ नहीं की थी, बल्कि उसे एक आदर्श पत्नी मान लिया था। तांग तांग ने तुरंत मुझे टोका कि मैं उसकी इतनी तारीफ ना करूं, क्योंकि मेरी एक छोटी सी तारीफ भी लिन याओ की कल्पनाओं को बहुत दूर तक पहुंचा देती है। मैं उनकी बातें सुनकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। उस दिन हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया और समुद्र किनारे देर तक बातें करते रहे। तांग तांग बार बार कह रही थी कि अगली छुट्टियों में भी हमें यहीं आना चाहिए। मैंने भी मुस्कुराकर उससे वादा कर दिया। वही मैं मन ही मन सोचने लगा कि एक तरफ मेरी बहन है और एक तरफ मेरी गर्लफ्रेंड है। सच में मेरी जिंदगी किसी मूवी जैसी लग रही है। अब शाम ढलते ढलते समुद्र किनारे की सारी मस्ती खत्म हुई और हम वापस विला लौट आए। मुझे लगा था कि अब दिन आराम से खत्म होगा, लेकिन रात होते होते एक नई बहस शुरू हो गई। तांग तांग ने कहा कि बचपन से वो हमेशा मेरी बाह पकड़कर सोती आई है। उसके हिसाब से बड़े भाई के साथ सोना एक छोटी बहन का हक है, इसलिए आज भी वही मेरे साथ सोएगी। लेकिन लिन याओ ने तुरंत अपनी आपत्ति जता दी। उसने पूरी गंभीरता से कहा कि अब मैं उसका ऑफिशियल बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए मेरे साथ सोने का पहला अधिकार उसकी गर्लफ्रेंड होने के नाते उसी का है। दोनों की बहस बढ़ती जा रही थी। एक तरफ तांग तांग मेरी बहन होने का हक जता रही थी, तो दूसरी तरफ लिन याओ अपनी गर्लफ्रेंड वाली पहचान को सबसे बड़ा अधिकार बता रही थी। उसने तो कानून की धारा बतानी भी शुरू कर दी, जिसके अकॉर्डिंग अब उसका मेरे ऊपर ज्यादा कानूनी हक है। दोनों को देखते देखते आखिर मैंने ही बीच का रास्ता निकाला। मैंने कहा कि हम तीनों एक ही कमरे में सो जाएंगे। सच कहूं तो यह फैसला मैंने अपनी मर्जी से कम और मजबूरी में ज्यादा लिया था, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैंने समझौता नहीं कराया तो लिन याओ शायद पूरे विला को ही 3 लोगों के लिए कोई अजीब सा स्लीपिंग पॉड बना दे। छुट्टियां खत्म होने के बाद स्कूल की जिंदगी फिर से शुरू हो गई। एक सुबह हम दोनों हमेशा की तरह कैंपस में चल रहे थे कि अचानक एक लड़का हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने गुस्से में मुझे घूरते हुए कहा कि मेरे जैसा मामूली इंसान लिन याओ के साथ खड़े होने के लायक भी नहीं है। मैं कुछ समझ पाता।
उससे पहले उसने मेरी तरफ एक सिक्का फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल लिन याओ ने अविश्वसनीय शांति के साथ उसके फेंके हुए सिक्के की दिशा, गति और कोण का हिसाब लगाना शुरू कर दिया। उसके मुंह से लगातार फिजिक्स के फॉर्मूला निकल रहे थे, जैसे वो किसी प्रयोगशाला में खड़ी हो। उसके हिसाब से वो सिक्का मुझे नहीं लगने वाला था, इसलिए वो बड़ी शांति से मेरी टाई को ठीक करने लग गई। वही सिक्का सीधा जाकर एक खिड़की से टकरा गया। वो लड़का भी ये देखकर हैरान हो गया। उसने फिर से एक बड़ी ट्रॉली में काफी सारा सामान भरकर मेरी तरफ धकेल दिया, लेकिन लिन याओ ने हवा के प्रतिरोध, वस्तु के घूमने और टकराने की पूरी गणना करते हुए उसका रास्ता पहले ही समझ लिया, और एक बार फिर मैं उससे टकराने से बच गया। फिर जब उस लड़के को लगा कि सीधे मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तो उसने आसपास का माहौल ही बदलने की कोशिश की। उसने हमारे चारों तरफ बड़े बड़े पंखे लगा दिए और फिर एक बॉल मेरी तरफ फेंक दी, लेकिन लिन याओ हर बदलाव का जवाब नए हिसाब से देती रही। उसने अपनी जेब से एक रबर निकाला और सीधे बॉल की तरफ फेंक दिया। उसके हिसाब से जब दोनों टकराएंगे तो टक्कर में दोनों की एनर्जी सेम रहेगी और दोनों एक दूसरे की गति को रोक देंगे। दोनों की ये अजीब भिड़ंत देखकर मैं सिर्फ खड़ा रह गया। आखिर में वो लड़का सीधे हमारे पास भागता हुआ आने लगा। तब लिन याओ ने रास्ते में साबुन वाला पानी डाल दिया, जिससे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो लड़का फिसल कर वहां से गायब हो गया। फिर उसने बड़े शांत अंदाज में कहा कि उसे न्यूटन के नियमों से बहुत प्यार है। फिर उसने कहा कि अब बहुत हो गया, चलो कैंटीन चलते हैं। समय बीतता गया और देखते ही देखते ग्रेजुएशन का दिन भी आ गया। मैं ऑडिटोरियम में खड़ा था, तभी मेरी नज़र पहले से मेरा इंतजार कर रही लिन याओ पर पड़ी। वो मुस्कुराकर मेरे पास आई और बोली कि आज हमारी ग्रेजुएशन हो गई है, अब हमारी जिंदगी का अगला भाग शुरू हो सकता है। इतना कहते ही उसने मुझे एक हॉलोग्राम वेडिंग प्लान दिखाना शुरू कर दिया, जिसे वो न जाने कितनी बार पहले से तैयार कर चुकी थी। मैं हंसते हुए बोला कि उसे हर काम की इतनी जल्दी क्यों रहती है, लेकिन उसने बिना झिझक जवाब दिया कि मेरी जिंदगी से जुड़ी कोई भी बात वो एक पल के लिए भी टालना नहीं चाहती। ऑडिटोरियम से बाहर निकलने के बाद भी वो लगातार हमारे भविष्य की प्लानिंग करती रही। वो बता रही थी कि शादी के बाद घर कैसा होगा, कौन सी स्मार्ट डिवाइसेस लगेंगी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होगी। मैं हंसते हुए बोला, मैं शादी करने जा रहा हूँ या किसी रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने वाला हूँ। फिर मैंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि इतनी देर बोलते बोलते तुम्हारा गला भी सूख गया होगा। मैंने सामने की दुकान की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो पहले अंदर चलकर पानी की बोतल लेते हैं। लिन याओ मुस्कुराई और बोली कि चलो साथ में अंदर चलते हैं। लेकिन ठीक उसी पल सामने से एक ट्रक हमारी तरफ बढ़ने लगा। मैं कुछ कर पाता इससे पहले लिन याओ मेरे सामने आ गई, और बस यहीं पर हमारी आगे आने वाली खुशहाल जिंदगी का अंत हो गया।